शुभ प्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपकी कृतिका भाग 2 का लेसन नंबर 3, जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़ी। ये लेसन हम आधे से ज़्यादा कर चुके हैं, तो आज हम इसको आगे करेंगे। आगे करने से पहले हम देखेंगे इस लेसन में हमने अब तक क्या पढ़ा है। इस लेसन में हमने अब तक ये पढ़ा है कि जो लेखिका है वो अपनी यात्रा के बारे में बता रही है। वो बताती है कि जो गंगटोक शहर है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पर मेहनत करने वाले लोग रहते हैं। लेखिका ने कुछ लोगों के मुंह से सुना था कि यहाँ की जो होटल की बालकनी है वहाँ से कंचनजंगा पर्वत दिखाई देता है। तो जो लेखिका होती है वो सुबह उठकर ही बालकनी पर खड़ी होती है, लेकिन बादल छाए होने की वजह से और धुंध होने की वजह से लेखिका को जो कंचनजंगा पर्वत है वो दिखाई नहीं देता है। जो लेखिका होती है वो अपनी युमथांग की यात्रा के दौरान बताती है कि वहाँ पर उसने देखा कि वहाँ पर 108 श्वेत पताकाएँ फहरा रही हैं। तो गाइड उसको बताता है कि ये जो 108 श्वेत पताकाएँ फहराई गई हैं वो किसी की बुद्धिस्ट की मृत्यु की के लिए फहराई जाती हैं, क्योंकि जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उसके प्रतीक के रूप में वहाँ पर 108 पताकाएँ फहराई जाती हैं। और ये जो पताकाएँ होती हैं ये अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं, इनको उतारा नहीं जाता है। और जब कोई नया कार्य शुरू करते हैं तब रंगीन पताकाएँ फहराई जाती हैं। आगे तो कुछ और आगे जाते हैं तो जो गाइड होता है वो बताता है कि यहाँ ये वाली जो जगह है यहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी, और यहाँ पर भी दो जातियों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, और उसकी जो शांति वार्ता की शुरुआत हुई थी वो यहीं पर हुई थी। जो गाइड होता है वो आगे ये भी बताता है कि यहाँ के जो लोग होते हैं वो अंधविश्वास में विश्वास करते हैं। वहाँ पर एक चक्र बना होता है कुटिया के भीतर, तो नार्गे कहता है कि इसको घुमाने से जो भी व्यक्ति के पाप होते हैं वो धुल जाते हैं। तो जो लेखिका होती है वो सोचते हैं कि आज के वैज्ञानिक युग में लोग इन अंधविश्वासों पर अब भी क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। जैसे जैसे गाड़ी आगे जाती है पीछे की जो होते हैं नेपाली युवक होते हैं और जो युवतियाँ होती हैं वो क्या होते हैं, पीछे छूट जाती हैं, और जैसे जैसे वो ऊपर आगे की ओर बढ़ती हैं और हिमालय का विशाल रूप भी उनके सामने आ जाता है। लेखिका वहाँ पे एक सेवन सिस्टर वाटरफॉल है उसको भी देखती है, और वहाँ पर जो लेखिका के साथ और यात्री होते हैं वहाँ पर उतरकर उस सेवन सिस्टर वाटरफॉल के साथ पिक्चर्स वगैरह अपने कैमरे में कैद करते हैं वहाँ की। जो लेखिका होती है वो भी वहाँ पर झरने पे बैठ जाती है और अपने पैरों को डुबो देती है, और वो एक असीम आनंद में खो जाती है। उसको लगता है जैसे वो एक अभिशप्त राजकुमारी हो, और उसको ऐसा लगता है जैसे वो भीतर से बाहर तक क्या हो गई है, शून्य हो गई है। लेकिन तभी जो गाइड होता है वो उसको आकर जगाता है और उसको कहता है कि यहाँ से आगे और भी बहुत से अच्छे दृश्य हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। लेखिका को ऐसा भी महसूस होता है कि उसके अंदर की जो बुराइयाँ होती हैं वो दूर हो गई हैं सारी। लेखिका वहाँ पर बड़े बड़े पर्वतों पर औरतों को पत्थर तोड़ते हुए देखती है। तो वो फिर एक कर्मचारी से पूछती हैं कि ये जो औरतें हैं ये यहाँ पे क्या कर रही हैं। तो वो फिर जो कर्मचारी होता है वो बताता है कि ये जो बड़े बड़े पर्वत हैं इनको ये क्या कर रही हैं, हथौड़े से काट रही हैं ताकि जो यात्री हैं वो यहाँ से आ जा सकें। तो जब लेखिका कर्मचारी की बात को सुनती हैं तो उसके मुंह से एकदम से निकल पड़ता है कि ये तो रास्ता कितना ख़तरनाक है। तो जो कर्मचारी होता है वो भी संजीदा होकर कहता है कि यहाँ पर कईयों ने तो अपनी जान जोखिम में डालकर इस काम को किया है, यानी कई लोगों ने तो इन पत्थरों को तोड़ने में अपनी जान को भी गंवा दिया है। लेखिका जब आगे बढ़ती है तो जगह जगह पर कई चेतावनी लिखी होती हैं। ये भी लिखा होता है कि धीरे से गाड़ी चलाइए, घर पर आपके बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। जो जितेन नार्गे होता है वो लेखिका को ये भी बताता है कि यहाँ के जो बच्चे होते हैं वो 7-8 वर्ष की उम्र में ही क्या करते हैं, यहाँ पे जो स्कूल है वो बहुत ही दूर है। तो जो बच्चे होते हैं वो पैदल वहाँ पर जाते हैं, और ये जब पैदल जाते हैं तो वो जो स्कूल से पहाड़ी इलाकों की जो दूरी होती है यानी उनके घर तक की जो दूरी होती है वो 3-3.5 किलोमीटर की होती है। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो स्कूल से घर आकर अपने माता पिता के साथ काम भी करवाते हैं, मवेशियों को चराते भी हैं, और जंगल से लकड़ियों के भारी गट्ठर भी ढोकर लाते हैं। जो गाइड होता है वो कहता है कि मैंने स्वयं ये सारे काम किए हुए हैं। लेखिका बताती है कि युमथांग पहुंचने के लिए उन्हें मतलब जो रात का पड़ाव डाला था उन्होंने कहाँ डाला था, लायुंग में डाला था। जो लायुंग है वहाँ पर जो गगनचुंबी पहाड़ है उनको देख के ऐसा लगता है जैसे वहाँ पर नदी एक शांत सी बसी हुई है। मतलब एक तरह से कहने का क्या है कि वहाँ पर जो लायुंग है वो एक शांत बस्ती है जो वहाँ पर बसी हुई है नदी के किनारे। तो जो लेखक है वहाँ पर ठहरते हैं और वहाँ पर अपना हाथ मुँह धोते हैं। जो लेखिका होती है वो तो तीस्ता नदी के किनारे ही बैठ जाती है, अपने पाँव को पत्थरों
पत्थरों के बीच में बैठ जाती है और अपने पाँव को नदी में डुबो लेती है। वहाँ पर वो देखती है कि साइड में बहुत सारे पेड़ हैं, पौधे हैं जो अपनी लय और गति में ही डोल रहे हैं। लेकिन लेखिका ये भी सोचती है कि आज की जो पीढ़ी है उसने प्रकृति के साथ काफ़ी खिलवाड़ कर दिया है, क्योंकि लोगों ने अपने लालच के लिए क्या किया है, उन्होंने जगह जगह बस्तियाँ बना दी हैं, पेड़ों को काट कर फैक्ट्री बना ली है, अपने लिए घर बना लिए हैं, तो जो आज के माहौल के लिए ठीक नहीं है। कहने का क्या मतलब है, उन्होंने पर्यावरण को दूषित कर दिया है। तो यहाँ तक हमारा हो गया था बेटा, अब हम आगे करेंगे। अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजलि में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कोधा हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं, पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमज़ोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, सारी तामिकताएँ बह जाएं। इसी बहती धारा में रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने सखी साथियों के साथ नाचना शुरू किया, तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक में परियों की कहानी सी मोहक वहरात महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मनी ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे देखते ही रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता था इतना आनंद। यहाँ पे देखो जो हलाहल लिखा है, हलाहल का मीनिंग होता है विष, और जो संक्रमण लिखा है इसका मीनिंग होता है मिलन या फिर संयोग। यहाँ पे जो लेखिका है वो बता रही है कि अंधेरा होने से पहले ही उन्होंने जो तीस्ता नदी थी उसकी जो धार थी वहाँ तक पहुँच गए थे। तो जो लेखिका थी वो कहती है कि अंजलि में पानी मतलब भरकर वो अपने अतीत की यादों में खो जाती है। वो कहती है कि पानी को अंजलि में भरकर संकल्प लिया जाता है। इससे क्या होता है, उसके अंदर की जो सारी बुराइयाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं। तो जो लेखिका थी वो कहती है कि रात हो चुकी थी। जो हिमालय था वो भी एक काले कंबल की तरह उसने क्या कर लिया था, रात को अपने ऊपर ओढ़ लिया था। जो तितेन था उसने लकड़ी के जो बने खिलौने थे, छोटे छोटे खिलौने थे जो छोटे से गेस्ट हाउस में पड़े थे, तो उसने क्या किया, वहाँ पर एक तेज धुन में गाना चलाया। तो जो सभी लेखिका के सखी साथी थे वो उन सब ने नाचना शुरू कर दिया। तो लेखिका की एक सखी थी जो 50 वर्षीय थी उसकी उम्र, और उसका नाम था मनी। तो उसने भी नाचना शुरू किया। तो सभी उसके नाच को देखकर हैरान हो गए, क्योंकि उसके नाच को देखकर तो मतलब सभी इतने खुश हुए थे, और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने तो जो सभी जो कुंवारियाँ लड़कियाँ थी उसको भी अपने नाच से पीछे छोड़ दिया था। लायूंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य, तीस्ता नदी को शांत धारा के समान ही कलकल बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ़ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे, मैं बर्फ़ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों में से आए लोगों के लिए बर्फ़ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते हैं। अब देखो जो लेखिका है वो बोलती है कि वो जो लायूं की जो सुबह थी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। तो लेखिका सुबह अकेले ही टहलने के लिए निकल गई, क्योंकि जो लेखिका थी वो बर्फ़ देखना चाहती थी। तो लेखिका का मानना था कि हम जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए तो एक जो बर्फ़ होती है वो किसी जन्नत से कम नहीं होती है। तो एक तरह से जो लेखिका थी उसके अंदर बर्फ़ को देखने की क्या थी, लालसा थी। और लेखिका ये भी बताती है कि यहाँ के जो लोग होते हैं वो यहाँ पर पहाड़ी आलू और धान की खेती और दारू का व्यापार भी करते थे। वहाँ पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, पर यदि मैं कटाऊ चली जाऊँ तो मुझे वहाँ शर्तिया बर्फ़ मिल जाएगी। कटाऊ यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड। कटाऊ जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाऊ जो लायूंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफ़र वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था, और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्साहपूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुडुप्पू कर लिया था। मीठी झिड़कियाँ देकर उसने गाय को भगा दिया था। अब देखो जो लेखिका थी उसको बर्फ़ देखनी थी, तो वो बर्फ़ देखने के लिए बाहर जाती है घूमने के लिए। तो तभी वहाँ पर उसको एक सिक्किमी युवक मिलता है। तो वो बताता है कि प्रदूषण के कारण यहाँ पे जो स्नोफॉल था वो कम हो गया है। कहते हैं कि अगर आपको बर्फ़ देखनी है तो आप कटाऊ चले जाओ। और जो कटाऊ होता है वो स्विट्ज़रलैंड का ही एक मतलब स्विट्ज़रलैंड जैसा ही देखने में लगता है।
तो वो कहता है कि जो कटाव है वो ज़्यादा दूर नहीं है, बल्कि यहाँ से जो कटाव से जो लायुंग से 500 फीट की ऊंचाई पर ही है। यहाँ से अगर आप जाओगे तो वो सिर्फ 2 घंटे का सफ़र होगा। तो कहते जब वो नवयुवक बात कर रहा था उसी समय उसकी जो घरवाली थी वो छोटे से लकड़ी के घर से बाहर आई और उसको लेखिका को उत्साहपूर्वक देखने लगी। तो तभी वहाँ से जो गाय थी वो भी बाहर थैले, एक गाय वहाँ पे आई और वहाँ पे थैले में रखा हुआ एक गुडुक्कू मवा होता है जिसको जो गाय होती है वो खा लेती है, यानी यहाँ पे लिखा ना गुडुक्कू, गुडुक्कू का मतलब होता है निगल लेती है। तो जो नवयुवक होता है उसकी जो वाइफ होती है वो गाय को थोड़ी बोटी मीठी झिड़कियाँ देती है और वो गाय वहाँ से चली जाती है, यानी वो जो गाय को वहाँ से भगा देते हैं। उम्मीद और आवेश और उत्तेजना के साथ हम बाहर सफ़र कटाव की ओर। कटाव का रास्ता और ख़तरनाक था और उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ, सब पर बादलों की परत, सब कुछ बादलमय है। बादलों को चीरकर निकलती हमारी जीप। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था और उस बारिश, एक चूक और सब खल्लास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों पर लिखी एक चेतावनी पर, इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़ेगी फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। अब यहाँ पे जो लेखिका है वो बता रही है कि जो हम कटाव का सफ़र था वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, अच्छा था, पर कहते हैं कि वो हमारी उम्मीद से ज़्यादा खतरनाक भी था क्योंकि बारिश हो रही थी और धुंध भी हो रही थी। और जो जितेन नारगे था वो क्या कर रहा था, वो अंदाजे से मतलब अपनी गाड़ी को चला रहा था क्योंकि चारों ओर क्या थी, घाटियाँ थी, बादलों की परत थी, तो चारों ओर क्या थे, बादल भी छाए हुए थे। तो एक तरह से मतलब खतरनाक रास्तों को देखकर सभी क्या थे, मौन हुए पड़े थे, सभी अपनी सांसें रोके हुए थे क्योंकि जो रास्ता था वो काफ़ी फिसलन भरा था। तो लेखिका कहती है कि मतलब वहाँ पर जगह जगह पर चेतावनियाँ भी लिखी हुई थी और वहाँ पे चेतावनी लिखी थी, इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। आगे थोड़ा बड़े तो और भी एक चेतावनी लिखी थी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। कहने का क्या मतलब है कि अगर आप दुर्घटना से बचना चाहते हो तो थोड़ा धीरे चलिए। कहते कि देर हो जाए लेकिन दुर्घटना तो नहीं घटेगी, और कहते कि सावधानी से चलोगे तो जो मौत है उसको भी टाला जाएगा। करीब आधे रास्ते पर धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नारगे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। मेरी सहेली मनी स्विट्ज़रलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्ज़रलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना सुंदर है। अब यहाँ पे देखो जो गाइड है वो बताता है कि जो कटाऊ है वो मतलब क्या कहा जाता है, उसे हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। लेकिन जो लेखिका की सहेली थी मनी वो स्विट्ज़रलैंड पर घूम कर आई थी, तो फिर वो नारगे से एक तरह से वाद करती है कि स्विट्ज़रलैंड इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ये स्विट्ज़रलैंड जितना इतना खूबसूरत भी नहीं है। हम कटाऊ के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ़ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो बर्फ़ थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। नारगे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताज़ा बर्फ़ है, लगता है रात में गिरी है यह बर्फ़। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ़ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ़। मैं जीप की खिड़की से मुंडकी निकाल दूर दूर तक देख रही थी चांदी से चमकते पहाड़। अब यहाँ पे जो लेखिका है वो बता रही है कि मतलब उसको लग रहा था कि कटाव के नज़दीक पहुँच गए हैं क्योंकि जो बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ थे वो लेखिका को दिखाई देने लगे थे। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर जो पर्वत हैं वो भी आधे हरे और काले रंग के दिख रहे थे। तो उसको ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ों पर पाउडर किसी ने पाउडर छिड़क दिया हो, और जहाँ पर कहीं कहीं पर धूप भी मतलब निकली हुई थी। तो नारगे भी काफ़ी उत्तेजित हो गया था, तो वो उत्तेजित होकर उसको बताता है कि यहाँ पे जो बर्फ़ है वो एकदम ताज़ा है, जो रात में ही गिरी है। तो जब वो थोड़ा और आगे बढ़े तो उसे बर्फ़ से ढके हुए बहुत से पहाड़ दिखने लगे। तो वो जो पहाड़ थे उस पर जो बर्फ़ थी वो एक तरह से साबुन की झाग की तरह दिख रही थी, और जो लेखिका थी वो भी अपनी मुंडकी होता है, अपनी गर्दन यानी सिर को बाहर निकाल कर वो देख रही थी, और उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो पहाड़ वो चांदी से समान चमक रहे हों। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम ओछो।
वह उछल पड़ा। अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ़ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। तो जब वो बाहर अपनी मतलब गर्दन निकाल के बार देख रही तो जितेन उसे पूछता है कि आपको ये कैसा लग रहा है? तो जो लेखिका होती है वो नेपाली भाषा में बोलते हैं कि राम रोचो। राम रोचो का मीनिंग होता है कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब जितेन उसके मुख से अपनी बोली को सुनता है तो उसको मतलब उसकी जो आँखें होती है एक तरह से चमक जाती है, क्योंकि उसने एक बाहर से आई हुई यात्री के मुख से अपनी जो शहर की भाषा को सुनी तो उसको बहुत अच्छा लगा। तो जब वो आपस में बात कर रहे थे तो उसी वक्त वहाँ पर हल्की हल्की जो महीन जो मोती की तरह मोती के समान वहाँ पे बर्फ़ भी गिरनी शुरू हो गई। तिमरो मायो सेथे मलाई सथाउछ, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। यहाँ पे जो लैंग्वेज लिखी है इसका मीनिंग यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहूँ और बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ़ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ़ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ़, ऊपर आसमान और बर्फ़ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ़ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने लगे थे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइन लिखे ना कि तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। कहने का क्या मतलब है कि यहाँ की जो सुंदरता है वो जो लेखिका को बहुत अच्छी लग रही है और जितेन भी उसके बारे में बता रहा है। तो एक तरह से वो क्या हो रहे हैं, मस्त हो गए हैं इस सुंदरता को देखकर। तो जो सभी जो सैलानी थे वो भी सारे जीप से उतरकर बर्फ़ से खेलने लगे, एक दूसरे को बर्फ़ मारने लगे। तो वो एक तरह से वो क्या कर रहे थे, वहाँ की जो खूबसूरती थी उसको भी अपने कैमरे में क्या कर रहे थे, कैद कर रहे थे। मेरे पाँव झन-झन करने लगे थे, पर मन वृंदावन हो रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ़ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं, पर मेरे पास बर्फ़ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाऊ, युमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था इसका। यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। खैर, अब यहाँ पे देखो जो लेखिका थी उसके पाँव भी झनझन कर रहे थे। उसका जो मन था वृंदावन की तरह क्या हो रहा था, वृंदावन की तरह झूम रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई देवता जाग गया हो। उसकी भी ख्वाहिश थी कि वो भी बर्फ़ पर चले और इस जन्नत को वो देखे, लेकिन लेखिका की मजबूरी थी क्योंकि उसके पास बर्फ़ पर पहनने वाले जूते नहीं थे। तो वो चाहकर भी मतलब इस पे नहीं चल सकती थी, क्योंकि वो ख़रीदना तो चाहती थी लेकिन कटाओ, युमथांग और झांगू लेक की तरह ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यानी टूरिस्ट स्पॉट होता है भ्रमण स्थल, यानी घूमने वाली जगह नहीं थी। इस वजह से यहाँ पर उसको कोई भी दुकान मिली ही नहीं कि वो वहाँ पर जूते खरीद सके। तो बेटा आज के लिए इतना ही। ओके बेटा।